अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DHR न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद ख़ान। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक़्त ये जनवरी का महीना है, 2024 साल है और 2024 में ही पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन होने वाले हैं और इस वक़्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है एक माहौल बना हुआ है जनरल इलेक्शन का। और कुछ ही दिनों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जितने भी उम्मीदवार हैं उनको निशान भी अलॉट कर दिए जाएंगे और पार्टीज़ की तरफ से जो है उनको टिकट भी जो है जारी किए जाएंगे। इसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अमूमन बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं और इसी तरीके से हमारे बल्दिया टाउन से भी जैसे PS 112 और NA 242 से भी बहुत सारे उम्मीदवार और पार्टीज़ ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आओ बल्दिया आओ मिलकर बनाए बल्दिया इनके चेयरमैन और ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल के डायरेक्टर सर मोहम्मद सलीम साहब, जिन्होंने PS 112 से और NA 242 से इलेक्शन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की सियासत में, चूँकि वो एक तालीमी और एजुकेशन डिपार्ट से इनका ताल्लुक़ है, एक समाजी वर्कर भी है। आपने इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा, काफ़ी अरसे से बल्दिया टाउन के अंदर समाजी वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमारे नाज़रीन की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो आपका DHR का कि आपने जो है वो मुझे इस काबिल समझा और जो है वो बातचीत के लिए जो है वो यहाँ पर आए आप। अच्छा सर, मेरा आपसे एक बुनियादी सवाल है। चूँकि पाकिस्तान की सियासत के अंदर आपको पता है एक बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर सियासत करना, क्योंकि जो भी सियासत के अंदर आया है, चाहे वो आलिम दीन हो, चाहे वो तलीम याफ्ता हो या वो कोई क्रिकेटर हो, उसको अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी उन्होंने सियासत की इस मुल्क के खातिर। आप एक तालीमी मैदान के एक मायनाज शख्सियत है, आपके एक नाम है और फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं हमने उनको देखा आज वो बड़े बड़े मकाम पर है और इस वक्त सियासत के अंदर भी आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन या कोई MP MNA की सीट पर भी इस वक्त मौजूद है। आप ख़ुद इस दफ़ा सियासत में आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता आपके लिए इसमें जो है मुश्किलात होंगी, बहुत सारे लोगों की मुखालफत भी लेनी पड़ेंगी? इसकी बुनियादी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जो आपने सवाल किया है बहुत ही यानी कि बिल्कुल दिल को छू लेने वाला सवाल है कि जब मैं सियासत के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, ये सिलेक्शन के अंदर मैंने जब ऐलान किया कि मैं इसको फ़ाइट करूँगा, तो बहुत सारे लोगों ने जो मेरे यानी कि हमदर्द दोस्त, उन्होंने मुझे बिल्कुल ये जो है वो कहा कि आप जो है ना किस कीचड़ के अंदर या किस जगह के ऊपर आप जो है वो हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत एक डर्टी पॉलिटिक्स है और इस डर्टी पॉलिटिक्स के अंदर जो भी इसके अंदर जाता है तो वो उसके साथ जो है ना गंदा हो जाता है। मैं एज ए चैलेंज के तौर के ऊपर उतरा हूँ अपने हलके से, ठीक है, और इसलिए उतरा हूँ कि जब भी हमने देखा है कि यहाँ से बाहर से लोग आते हैं वो जीतते हैं और यहाँ के लोगों को भेड़ बकरियों की तरह जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो चले जाते हैं, जिसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल दूँ। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि आप भी तो फैसल वाडा के कोऑर्डिनेटर थे, फैसल वाडा के साथ आपने भी काम किया था। देखिए, मैंने बिल्कुल फैसल वाडा के साथ काम किया था और जिस वक्त फैसल वाडा में पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि जब बल्दिया के अंदर दाखिल हुआ था तो बड़ा अपने लाओ लश्कर के साथ दाखिल हुआ था और मैंने उसे इस चीज़ का कहा था कि लाओ लश्कर किसी काम का नहीं है, आपको यहाँ के लोगों के बुनियादी मसाइल को देखना होगा और फिर आप जो वादे करेंगे उसको आपने पूरा करना होगा। तो सबसे पहले उन्होंने एक होटल के ऊपर चाय पी कर और फिर उसके बाद हमने जब 2 नंबर से सिलसिला शुरू किया तो उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ कि देखिए यहाँ पर तो पानी की भी किल्लत है, लोगों को मीठा पानी नहीं मिलता, सीवरेज का मसला है, स्कूल्स नहीं है, बुनियादी सहूलियात से महरूम ये इलाका है। तो इसी तरीके से मैं उनको 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, फिर आपके जितने बल्दिया टाउन के इलाके, इवन के एहतियात टाउन भी मैंने पहली बार इतना बड़ा विजिट किया होगा तो उनको बताया कि ये यहाँ के मसाइल हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि उन्होंने कचरे के ऊपर बैठकर, सड़कों के ऊपर बैठकर और गटर के ऊपर बैठकर जो उन्होंने फिर अपनी पॉलिटिक्स का जो है वहाँ से आगाज़ किया और लोगों से उन्होंने बेताशा वादे किए। जब वो वादे वफ़ा नहीं हुए,
तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं उनके साथ उसी तरीके के साथ जुड़ा रहा। मैंने 3 माह के बाद ही उनको अपना इस्तीफ़ा दे दिया था कि जब आप जहाँ से जीत कर जा रहे हैं, अगर आप उन इलाके के लोगों के खैर ख्वाह नहीं हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि अच्छा ये सर, आपने इसमें एक बुनियादी बात की कि फैसल वावड़ा जहाँ से आप लोगों की पहली एक मीटिंग शुरू हुई, जी उसमें उन्होंने बुनियादी जो बात की उन्होंने पानी की। और आपके इल्म में है कि फैसल वावड़ा जब वफाकी वज़ीर बने वो पानी और बिजली के ही बने थे। वफाकी जो उनके ये पानी जो है उन्हीं के उसमें आता था, तो उसके बावजूद जो वो डिलीवर नहीं कर सके, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? हमारे अपने लोग। देखिए मैं आपको बताऊं, सच अगर सुनना है तो मैं आपको खुद बताता हूं कि हमारे अपने लोग जब कोई शख्स मुंतखब हो जाता है तो उसके इर्द गिर्द मंडलाने लग जाते हैं। जब वाडा साहब ने एक टीम जो है वो भेजी थी यहाँ पर हॉक्स बे के ऊपर, कि जो समंदर के पानी को जो है, मैं खुद उस टीम के अंदर शामिल था शुरू के 1 माह के अंदर, कि आरओ प्लांट के ज़रिए पानी मीठा करके समंदर से हम बल्दिया के अंदर जो है वो पानी को फराहम करेंगे। लेकिन जब आप एक दूसरे की यानी कि खींचातानी के चक्कर के अंदर लगे रहेंगे कि ये शख्स बल्दिया के तरक्याती काम क्यों करवा रहा है, ये गटर का ढक्कन क्यों लगा रहा है, ये चौक क्यों बना रहा है, इसके क्या मफादात हैं, तो मेरे तो कोई मफादात नहीं, अल्लाह का दिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ यानी कि मौजूद था भी और है भी। इसमें रुकावट कौन थे? उनके अपने पार्टी के लोग थे? वैसे तो रुकावट अपोजिशन के लोग बनते हैं। जी, इसमें तकरीबन तमाम ही लोग थे, यानी कि हर शख्स ये चाहता था कि उसे इख्तियार मिल जाना चाहिए। अच्छा। हर शख्स ये चाहता था कि जी बस मैं आपको सीधी सी एक मिसाल बता दूं कि हम अब तक तरक्की क्यों नहीं कर सकें। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान को देखें या यहाँ की सियासत को देखें, हम सारा इल्ज़ाम फौज को दे देते हैं, इदारों को दे देते हैं, दिफाई इदारों को दे देते हैं, या दूसरे लोगों को दे देते हैं कि जी ये हमें काम नहीं करने देते, इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। भाई आप मुझे ये बताएं, आपने कौन सा इदारा है जो सिविल इदारा है जिसको आपने इतना स्ट्रॉन्ग किया हो कि आप अपने बलबूते के ऊपर काम कर सकें? ठीक है, आपका तालीमी स्ट्रक्चर वो तबाह, आपके हॉस्पिटल्स वो तबाह, आपके यहाँ पर जब कोई बड़ी आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड का कोई ट्रेंड आपके पास अमला मौजूद नहीं है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बल्दिया फैक्ट्री की फायर का बताता हूँ कि शाम 5 बजे जो आग लगी थी, क्योंकि मैं खुद वहां पर मौजूद था, ठीक है, शाम 250 से ज्यादा लोग मरे, क्योंकि मैं आपने बताया कि मैं सोशल काम करता हूं, तो मैं पाकिस्तान रेड क्रिसेंट के साथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का मैं कोऑर्डिनेटर था और उस ऑपरेशन को मैं खुद भी डील कर रहा था। तो रात 1 बजे तक वो आग नहीं बुझी थी, जो कि आपका मेट्रोपॉलिटन का अमला जो है उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, और वो बिल्कुल इंतहाई, ना उनके पास कोई सामान था, ना वो ट्रेंड लोग थे। आपकी आग तो असल बुझी जब पाकिस्तान एयरफोर्स की गाड़ियां, पाकिस्तान नेवी की, जब सिविल एविएशन की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई और उन्होंने आके उस आग के ऊपर जो वो काबू पाया। यहां पर अमनो अमान खराब होता है, आप फिर फौरी तौर के ऊपर रेंजर्स और पुलिस को बुला लेते हैं, रेंजर्स और फोर्स को बुला लेते हैं। आपने देखा कि माजी के अंदर जब भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ तो आपको फौज को बुलाना पड़ा। सैलाब जब आता है, ठीक है, आपने डैम्स नहीं बना सके, ये किसका काम है? ये सिविल, ये हमारे पॉलिटिशियंस का काम है। फिर आप क्या करते हैं कि जनाब जो है वो सारे का सारा इल्जाम आप दूसरे लोगों को दे देते हैं, और खुद एक दूसरे को आप असम्बली के अंदर, जहां पर अवाम की बात होनी चाहिए, जहां पर लोगों के बुनियादी मसाइल की बात होनी चाहिए, वहां पर हम ये फंड खा गया, वो फंड खा गया, अपनी अपनी बारियों का इंतजार करते हैं, और जब बारी पूरी होती है उसके बाद रिलैक्स होकर आप खाते हैं, और दूसरा अपनी बारी पूरी करने के बाद अपनी बारी आने का इंतजार करता है। अच्छा सर, इस वक्त जो आप चीज़ें बता रहे हैं, ये चीज़ें अवाम के जहनों में, आप अगर यही बातें अवाम के बीच करेंगे तो वो कहेंगे यही बातें, यही रोना तो हम भी रो रहे हैं। जिस पीएस से, पीएस 112 से और एनए 242 से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसमें हमने देखा है कि काफ़ी मसाइल है, लेकिन आप जब अवाम के बीच जाएंगे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, तो आप किस बयानी के साथ जाएंगे जो आपको लगता है कि ये बुनियादी ज़रूरियात है, ये सबसे पहले हल होने चाहिए? देखिए, बुनियादी ज़रूरियात तो सबसे पहले आपकी जो है ना, पानी है, आपका जो है सीवरेज का निज़ाम है, लेकिन मैं इससे हटकर थोड़ा सा जो के काम में कर सकता हूँ, ठीक है, और ये भी काम हम कर सकते हैं। हम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। माजी के अंदर भी क्या होता है कि जो एमएनए, एमपीए या चेयरमैन मुंतखब होता है, वो उन लोगों के आगे पीछे जो उनके कोऑर्डिनेटर्स होते हैं,
वो निज़ाम नहीं बनाते, यानी कि जो चेयरमैन या ऊपर बैठे वो निज़ाम को नहीं बनाते हैं। वो बस अपने अपने लोगों को जो है, एक ठेला है मिसाल के तौर के ऊपर मार्केट के अंदर लगा हुआ है, उस मार्केट के अंदर से एक शख्स जाता है, वो कहता है जी 50 रुपए दो, मैं फलानी पार्टी का हूँ, वरना कल से तुम जो है वो ठेला नहीं लगाओगे। थोड़ी देर गुजरती है, उससे वो फिर दूसरा एक सरकारी महकमे का बंदा आता है, वो उससे 100 रुपए लेके चला जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, तीसरा आता है, वो उससे 50 रुपए लेके चला जाता है। यानी कि पूरे दिन के अंदर एक ठेले वाले से मुख्तलिफ लोग आते हैं और उससे तकरीबन 300 से 400 रुपया लेके चले जाते हैं। अगर देखा जाए, उस ठेले वाले से अगर सरकार अपनी एक पर्ची कटवा ले कि जी ये आप यहाँ पे ठेला लगा रहे हो, ये हम आपको जगह दे रहे हैं और इस जगह के ऊपर ये 100 रुपया इसकी फीस है, ये पर्ची, और इसको पैसे को जाके आपने बैंक के अंदर जमा करवाना है या टाउन के या डिस्ट्रिक्ट के दफ्तर के अंदर जाके जमा कराना है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपना एक फंड जनरेट कर रहे हैं। वो जो शख्स ठेला लगाने वाला है उसको कोई शख्स तंग ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास एक सरकारी पर्ची मौजूद है। अब अगर आपके एरिया के अंदर, टाउन के अंदर 50 ठेले लग रहे हैं या 100 ठेले लग रहे हैं, वो जितना फंड जनरेट होगा उसी फंड के साथ आप अपने टाउन को खूबसूरत बना सकते हैं। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर यह है कि हमें अपनी जो बल्दिया टाउन के लोग हैं, हमें अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा। अरे भाई, उस गली के अंदर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है जिसकी मालियत 1 करोड़ के करीब है, ठीक है, वो 1 करोड़ अपनी बिल्डिंग को अपने घर के ऊपर खर्च कर सकता है, लेकिन 500 रुपए का वो अपनी गली के अंदर ढक्कन नहीं लगा सकता। आप अपनी गली को, अपने जो इर्द गिर्द का एरिया है, उसको भी आप अपना घर समझें। मैं देखता हूं एहतियात टाउन से एक शख्स चलता है, एक गटर के ढक्कन के लिए सिर्फ यानी कि बिजली की लाइटों के लिए वो चांदनी चौक तक का, पेट्रोल तक का सफर करता है। एक बल्ब की कीमत कितनी है? 100 रुपए, 200 रुपए। जब आप अपने घर के अंदर 10 बल्ब लगा सकते हैं, तो आप अपनी गली के अंदर क्यों नहीं बल्ब लगा सकते कि जिससे कोई हादसा रोनुमा ना हो? आप चेयरमैन को, एमपीए को, एमएनए को ये बताओ कि भाई ये मेरे गैस नहीं आ रही, आप इसके ऊपर काम करें, हमें गटर का ढक्कन नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज नहीं। पानी क्या, आप पानी का मसला हल करें, आप छोड़ें गटर की लाइनों को और इन सारी चीजों को। हम खुद अपनी गली के अंदर ढक्कन लगा लेंगे। 5 ढक्कन है, 1500, 3000 के ढक्कन होंगे, लेकिन उस गली के अंदर तकरीबन 20 करोड़ की बिल्डिंगें बनी हुई होंगी। क्या 20 करोड़ मालियत के मालकान एक 500-500 का ढक्कन नहीं लगा सकते? तो हम लोगों को अवेयर करेंगे, अवेयरनेस देंगे, अवेयरनेस देके, जैसे मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, आओ मिलकर बनाए अपना बल्दिया। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब, ये जो यूथ है, ये जो लोग हैं, हम अपने स्कूलों को खुद बनाएंगे। हम अपने, बहुत सारे लोग कहते हैं जी, अगर मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर सरकारी स्कूलों को सर ने ठीक कर दिया तो इनका अपना स्कूल तो बैठ जाएगा। भाई, एक चीज के ऊपर आप यकीन रखें, रोजी की जिम्मेदारी और रोजी का राजिक जो है ना, वो मेरा रब है, ठीक है, और अल्लाह ताला ने हकूकुल्लाह से ज्यादा हकूकुल इबाद को जो है वो पसंद किया है। अच्छा सर, इसमें आप जो चीज़ें बता रहे हैं, इसमें बुनियादी तालीमी मसाइल है आपके हल्के में, सेहत के मसाइल है, सीवरेज पानी के मसाइल है। आपके पास ऐसा कोई प्लान है कि पीएस 112 और एनए 242 में जो भी मसाइल है, आवाम से जो आप वादे करेंगे अभी इलेक्शन कैंपेन में, आप उनको इन 5 सालों के अंदर, अपने दौरे इक़्तिदार के अंदर, आप उनको पाए तकमील तक पहुंचा सकेंगे? चूंकि आप एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसके बाद आपको किसी पार्टी में शामिल होना पड़ेगा। अगर आप अपोजिशन के अंदर बैठते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप वो वादे जो है पाए तकमील तक पहुंचा सकेंगे? देखिए, मैं जो वादे कर रहा हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह, आज दिन तक वो कहते हैं ना कि ज़मी बदले ज़मा बदले ज़माने की हवा बदले, ज़मी बदले ज़मा बदले ज़माने की हवा बदले, जो अपने वादे से बदले उसे उसका खुदा बदले। तो मैं आपको बताऊं, मैं वो वादे कर रहा हूं कि जिनको मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। मैं अपनी बच्चों को, बल्दिया टाउन के बच्चों को, यूथ को, माओ बहनों को बेकारी नहीं बनाना चाहता। ये जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट आती हैं, लोगों को बेकारी बना देते हैं ना, कि ये कार्ड, फलाना कार्ड, ये टैक्सी, वो टैक्सी, और हम उस पीली बत्ती के पीछे लग जाते हैं और उन चीज़ों के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं और फिर लोग काम करना छोड़ देते हैं। आपके पास देखें, पूरी कराची के अंदर तकरीबन 250 से 300 के करीब टेक्निकल वोकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं खुद
यहाँ पे आप देखते हैं साइट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, मैं खुद वहाँ का तालिब इल्म रहा हूँ, मैं 4 साल वहाँ पर पढ़ा हूँ। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब 4 साल के बाद वहाँ से बच्चा पढ़कर निकलता है तो उसके पास सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है, उसके पास प्रैक्टिकल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आप अगर बल्दिया टाउन के अंदर आए तो रेंजर हेडक्वार्टर के साथ ही आपका जो है मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट है, जिसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेक्नोलॉजीज है। आपने देखा होगा कि हर वक्त या तो वहां ताला लगा हुआ होता है, या जब भी आप विजिट करेंगे तो वो आपको एक जंगल का जो है वो मंजर पेश कर रहा होगा। वो सफाई वाले बैठते हैं बिल्कुल पीछे की तरफ, उनको अगर उसी को ग्राउंड बना दिया जाए तो ये बच्चे जो हमारे सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर उस सेक्टर के खेलते हैं, वो उस ग्राउंड के अंदर आके खेल सकते हैं। दुनिया भर के अंदर मैं आपको बताऊं कि जो टेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको ऑन करते हैं वहां की इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि अगर टेक्सटाइल डिपार्ट है तो टेक्सटाइल मिल्स के लोग आएंगे, वो वहां के बच्चों को ट्रेंड करेंगे, और ट्रेंड करने के बाद फिर वो बच्चा जब 4 साल, उसको वजीफा भी देते हैं, और जब वो बच्चा 4 साल के बाद निकलता है तो वो जिस शोबे के अंदर उसने यानी कि अपना चॉइस किया हुआ होता है उसके अंदर आधे से ज्यादा वो बेहतरीन बन चुका होता है, और फिर वो फैक्ट्री के अंदर जाके उसको और पॉलिश किया जाता है तो वो एक बेहतरीन यानी कि इंजीनियर, सब इंजीनियर बनकर वहां पर जो है वो अपना काम और अपने घर वालों का पेट पाल सकता है। 3,500 बच्चा हर साल इस कॉलेज से निकलता है। ठीक है, फिर मुझे अरबाब इख्तियार से बड़ा मुझे हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है, रोना भी होता है कि अगर गवर्नर साहब ठीक है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नर साहब कराची के तमाम वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको ऑपरेशनल कर दें जहां पर लोग बैठकर सिर्फ और सिर्फ जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आधे से ज्यादा कराची जो है ना वो आपका हुनरमंद होकर निकलेगा, बेकारी नहीं होगा, हाथ नहीं फैला रहा होगा, किसी जगह के ऊपर उसको सर्टिफिकेट लेके जाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इसका जिम्मेदार तलबा तंजीमें भी हैं, उनको भी ये सोचना होगा। आज हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस सिर्फ सियासी रहनुमा बाहर निकाल रहे हैं, इंजीनियर्स को जो है वो बाहर नहीं निकाल रहे। 3 नंबर के ऊपर आप चले जाएं, 3 नंबर के ऊपर आपने देखा होगा केएमसी का, हम जब छोटे छोटे होते थे तो एक केएमसी का सरकारी ऑफिस होता था। केएमसी का सरकारी ऑफिस शिफ्ट होके अपने मेन हेड ऑफिस चला गया, उसके बाद फिर वहां पे नादरा का ऑफिस बनाया गया, नादरा का ऑफिस भी अब वहां से खत्म हो गया। अब आप जाएंगे, मैं जाता हूं वहां पे क्योंकि मेरा बचपन वहां पर गुजरा है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतनी बड़ी इमारत और इतनी बड़ी बिल्डिंग के ऊपर हेरोइनी और चरसी जो है वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। आप उनको आबाद करें। सामने एक सरकारी इदारा है, सामने पुलिस का थाना भी साथ ही में पड़ोस के अंदर है। जी जी। उसी बिल्डिंग को जमीनें हमारे पास मौजूद, जगह हमारे पास मौजूद, उनके चौकीदार हमारे पास मौजूद, वहां पे पढ़ाने वाले हमारे पास मौजूद, जिनको सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट लाखों और करोड़ों रुपए की तनख्वाह देता है। तो गवर्नर साहब से गुजारिश है, और जो लोग अब यूथ यूथ कहते हैं और उनको अपने हेड ऑफिस में या अपनी मरकजी ऑफिस में बुलाते हैं, तो उन तमाम साहिब इक्तदार लोगों से गुजारिश है कि वो शहर कराची के तमाम टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को वर्किंग के अंदर लेकर आए। इंशाल्लाह बल्दिया टाउन के जो मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट है उसको हम अपनी सतह सुबह लड़कों के लिए होगा, और शाम के टाइम के ऊपर वहां पर बच्चियां खवातीन सिलाई भी सीखेंगी, कंप्यूटर का कोर्स भी करेंगी, ताकि बाइज्जत तौर के ऊपर वो अपना रोजगार हासिल कर सकें, बजाय ये कि वो कार्ड के चक्कर के अंदर या बेकारी बनकर लाइनों के अंदर लोगों से राशन ले रहे हो और उनकी तस्वीरें। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है जी, आप गवर्नर सिंध पे जो है इस वक्त काफी तनकीद कर रहे हैं। नहीं मैं तनकीद नहीं कर रहा, अच्छा, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, जी जी। काम वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं, मैं उनसे सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देखें, बल्दिया से जब एक बच्चा गवर्नर हाउस जाएगा, कोरंगी से एक बच्चा गवर्नर हाउस जाएगा, न्यू कराची से एक बच्चा गवर्नर हाउस जाएगा, तो उसका किराया भी लगेगा, किराया लगेगा 300-400 रुपए। फिर वो वहां पे टेंट लगा हुआ होता है, फिर वो कुर्सियां होती हैं, फिर रोड पूरा ब्लॉक होता है, फिर एक सिस्टम के तहत अंदर जाते हैं। मैं उनको बता रहा हूं कि आपकी निगरानी के अंदर शहर कराची के अंदर बने बनाए इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर तकरीबन 18 टेक्नोलॉजीज हैं, केमिकल है, मैकेनिकल है, इंजीनियरिंग है। सरकार उनको ऑपरेशनल क्यों नहीं करती? 3,500 बच्चा हर साल वो टेक्निकल कॉलेज आपको निकाल के देगा। जहां गवर्नर ने ये काम शुरू किया है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो कहीं इस वजह से तो नहीं है कि गवर्नर साहब चाह रहे हैं कि ये सारे काम मेरे जेरे निगरानी हो, ताकि यहाँ जिस मकसद के लिए हम बुला रहे हैं, जैसे आपने टेक्निकल कॉलेजेस की बात की, अगर इस प्रोग्राम को वो वहाँ शिफ्ट करते हैं तो आपको नहीं लगता है कि वो चीज़ नहीं रहेगी जो वहाँ से? नहीं सर, क्यों नहीं रहेगी? गवर्नर साहब का अपना शहर है,
जब मर्जी है गाड़ी निकालें, उसको जाके उसकी फीडबैक लें। डायरेक्टर एजुकेशन बैठा हुआ है, आपके बोर्ड्स के चेयरमैन बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हैं। हम अपने बच्चों को कागज के पेपर के पीछे, मैं लड़ता रहा हूं बल्दिया के अंदर नकल के खिलाफ, ठीक है, बहुत मैंने लड़ाई की। जब मैं थक हार गया, तो मेरे अपने दोस्त मुझसे जुदा हो गए। मैं एक बड़ी लेकिन उसने कहा कि नहीं यार, दोस्त मुझसे एक 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 करके जुदा हो गए, लेकिन मैंने अपने विजन को और अपनी उसकी हिम्मत नहीं हारी। मैंने उठा के अपने स्कूल को ओ लेवल कर दिया। एक साल मैंने ओ लेवल किया। ओ लेवल्स के अंदर तो आप नकल नहीं कर सकते ना। एक्सपो सेंटर के अंदर, सेंटर मैंने चेयर बोर्ड्स के अंदर जब ये बात की कि जब कैम्ब्रिज अपना एग्जाम्स जो है वो एक्सपो सेंटर में ले सकता है, तो मैट्रिक बोर्ड या दूसरे बोर्ड्स अपना एग्जाम्स एक्सपो सेंटर में क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, ताकि एक फेयर बोर्ड अपनी निगरानी के अंदर एग्जाम्स कराए, जो माफियाज हैं वो खत्म हो, बच्चे एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी कि अगर कोई फैक्ट्री वाला किसी एक बंदे को अपने पास नौकरी के ऊपर रखेगा, उसको एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आती होगी, तो वो उसको अपनी फैक्ट्री में क्यों रखेगा? 1 अरब की वो फैक्ट्री चला रहा है, एक बेकार बंदे को सिर्फ वो बार बार बता रहा है कि जी मेरे पास डिग्री है A1 ग्रेड की, मेरे पास डिग्री है A1 ग्रेड की। अरे भाई, तुम उसको दरखास्त तो लिख के बताओ जो तुम्हें डायरेक्टर कह रहा है। तो मेरा कहने का मकसद ये कि हमें अपनी यूथ को अवेयर करना होगा ये सारे सिस्टम को। जब ओ लेवल्स मैंने देखा कि यहाँ बल्दिया की आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि लाखों रुपए के अंदर उसकी फीस आती है, थाउजेंड्स के अंदर पर सब्जेक्ट उसकी फीस होती है, तो बाहर से टीचर्स बुलाने पड़ते हैं, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो हमने अपने यानी कि इस करप्शन से सिर्फ बचने के लिए मैंने दूसरे बोर्ड को चॉइस किया, आगा खान बोर्ड को। ठीक है कि वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉस्टली है मैट्रिक बोर्ड के, लेकिन कम से कम उसमें से जो बच्चा पढ़कर निकल रहा है वो तो, और फिर उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए मैंने अपने चारों बच्चों को अपने ही स्कूल में पढ़ाया है। ठीक है, मेरे चारों बच्चे मोंटेसरी से लेके आज फर्स्ट ईयर तक पहुंच गए। वो मेरी अपनी, हालांकि मैं चाहता हूं उनको शहर के किसी भी बड़े स्कूल में दाखिल करवा सकता था, अच्छे स्कूल में, लेकिन जिस दिन इंशाअल्लाह ताला मैं मॉडल एक स्कूल बल्दिया के अंदर बनाऊंगा, उस दिन आप देखिएगा कि वहां पे लोग लाइन लग के ले रहे होंगे, बेशक मेरा इदारा बंद हो जाए। मुझे इस चीज से, देखिए जब हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैठते हैं हमें जमीन का किराया भी देना पड़ता है। लोग कहते हैं ना कि सर आप अपना इंस्टीट्यूट क्यों नहीं फ्री कर देते हैं? मैंने आफ्टरनून के अंदर फ्री किया हुआ है, जिसने आना है वो आके वहां पर कैंपस 1 के अंदर मेरे पास वहां पे एडमिशन ले। वहां पे जो एक और अभी आपको कुछ दिनों के बाद MOU साइन मिलेगा कि हम क्या करने के लिए बच्चों के लिए जो वो जा रहे हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर बैठते हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स के जो लोग होते हैं उनको जमीन का, बिल्डिंग का किराया भी देना पड़ता है, टीचरों को तनख्वाहें भी देनी पड़ती हैं। जो सरकारी इदारे हैं वहां पे हमें ना जमीन का किराया देना है ना टीचरों को तनख्वाह देनी है, क्योंकि टीचरों को तनख्वाह गवर्नमेंट ऑफ सिंध दे रही है, महकमा तालीम दे रहा है। हम सिर्फ उसको मॉडर्नाइज करेंगे। और जो आपने बात की कि आपके पास फंड नहीं होगा, आप ओपोजिशन के अंदर बैठे होंगे, तो आप मुझे बताएं कि कराची के अंदर कितने ऐसे अस्पताल हैं जो डोनर्स के जेर साया चल रहे हैं? ठीक है, कितने ऐसे तालीमी इदारे हैं जो डोनर्स के, हॉस्पिटल है, डाउ हॉस्पिटल है, दीवान वालों का है, आपका डॉक्टर अदीब रिजवी का आपका जो खुला हुआ है। तो हम एक सिस्टम बनाएंगे, ठेलों के लिए सिस्टम होगा, फिर इसी तरीके से यूथ के लिए होगा, पार्क्स को हम अपने आबाद करेंगे, ग्राउंड्स को हम अपने आबाद करेंगे, अवेयरनेस सेशन होंगे। इंशाअल्लाह ताला में बल्दिया के यूथ को अपने पाँव के ऊपर, अगर अब जिंदगी तो नहीं पता, हमने तो अपनी जिंदगी गुजार दी, जो एहसास कमतरी हमने बल्दिया के अंदर देखा, मैं आपको बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता जो एहसास कमतरी मैंने अपने तालीमी करियर के अंदर देखा था। मैं अपने इदारे में जब बच्चा आता है मैं कहता हूं कि वो किसी सूरत के अंदर एहसास कमतरी का शिकार ना हो। आज मेरे बच्चे के पास इंटरनेशनल मेडल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, इंटरनेशनल डिग्रीज भी मौजूद हैं, बल्दिया टाउन का बच्चा जाके कर रहा है। खुदा की कसम, इस बल्दिया टाउन की जमीन के अंदर इतनी जरखेजी है और इतना टैलेंट है कि जिसका आप तस्वुर नहीं कर सकते। सिर्फ उनको सही रास्ते पे चलाने की जरूरत है। मैं यूथ को फिर एक दफा एक बात कह रहा हूं कि जो लोग आपको नकल करवा रहे हैं या जो लोग आपको पैसे देके, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं चाहे वो आपके असातिज़ा हैं, जो लोग आपको राशन के बैग के ऊपर खरीदते हैं, जो लोग आपको गटर के ढक्कन के ऊपर खरीदते हैं, जो लोग आपको गली के एक बल्ब के ऊपर खरीदते हैं, वो आपके दोस्त नहीं, वो आपके दुश्मन है। तो इंशाअल्लाह ताला नीयत हमारी बिल्कुल साफ है और जो मिशन लेके निकले उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ जरूरत माओ बहनों की, बुजुर्गों की यह है कि जो आपने, क्योंकि मैं 47 ईयर्स ओल्ड हूं, जो मैंने 47 साल के अंदर बल्दिया टाउन के अंदर देखा है, मैं चाहता हूं कि आने वाली जिंदगी के अंदर वो मैं चीजें ना देखूं, और जब बल्दिया का बच्चा बाहर निकले
तो वो एक यानी कि पता चले कि क्योंकि जब बल्दिया का नाम लेते हैं तो लोग कहते हैं वो बल्दिया जहाँ पर खड्डे हैं, वो बल्दिया जहाँ पर दहशतगर्दी होती है, वो बल्दिया जहाँ पर लूटमार होती है। नहीं, हम इसको क्राइम से भी पाक करेंगे और हर किस्म की जो है जितने भी हमारे मसाइल हैं उसको भी इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे रब की ज़ात ने चाहा तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, आपने हमें इतना टाइम दिया। ये PS 112 और NA 242 के आवाम के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अभी जब सर कैंपेन में निकलेंगे, और कुछ हो या ना हो, कम से कम सर इस कैंपेन के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस ज़रूर आएंगी इंशाअल्लाह। और आपकी बातों को जो है याद रखा जाएगा कि आप एक अच्छी सोच रखते हैं यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, अपने आने वाली जो हमारी नस्ल है उनके लिए एक अच्छी सोच रखते हैं। और यकीनन सर जो है तालीमी हवाले से और समाजी काम के हवाले से एक बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं बल्दिया टाउन के अंदर, और यकीनन उनका नाम भी है। और दिल से जो है जितने भी तालीमी इंस्टीट्यूट है, उनके जितने भी ओनर है सर की बड़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, और उसकी वजह यही है कि सर जो है तालीमी मैदान में और आने वाली नस्ल के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर हमारी दुआएं हैं आपके साथ कि अल्लाह आपको अपने मकसद में कामयाब भी करें, और जो वादे आपने आवाम से किए हैं या करेंगे, या आपके दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, क्योंकि आपकी ख्वाहिश अपने लिए नहीं बल्कि आवाम के लिए है और जितने भी लोग हैं उनके बच्चों के लिए। थैंक यू सर एक बार फिर। नाजरीन, अगले फिर एक वीडियो में मिलते हैं। वस्सलाम।